नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है और ये कहर कई जिलों में देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो मथुरा से है, जहां पर 7 बसेस आपस में टकरा गई हैं और कई गाड़ियां भी टकरा गई हैं। और इस टकराहट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और कई लोग जल भी गए। करीब जो जानकारी सामने आ रही है, करीब 6 लोगों की मौत की खबर है और करीब अच्छी खासी तादाद में 60 से 66 की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। और जो अवशेष हैं उनको बैग में लेकर के जाया जा रहा है। जो पहले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो जहां पर मथुरा में जो भीषण सड़क हादसा हुआ। अब आप सोचिए कि कितना भीषण ये सड़क हादसा है कि जो गाड़ी है, जो स्लीपर बस है, वो धू धू कर जलती हुई है और जल जाती है। और कुछ लोगों की जिंदा जलने की बात भी आ रही है। कई बार वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि उसमें कुछ अवशेष भी उन गाड़ियों में है। लेकिन किस तरीके से कोहरे का कहर है वो जो साफ तौर पर दर्शाता हुआ, ये जो तस्वीरें वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि किस तरीके का कितना भीषण ये हादसा है। लगातार कोहरे के चक्कर में एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि मथुरा में ही केवल हादसा हुआ है, बल्कि उन्नाव में भी एक गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर है, वो डिवाइडर से टकरा करके वो भी पलट गई, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बागपत में भी ऐसी खबर आ रही है, जहां पर एक सिपाही की मौत हो गई है। उस पूरे इस घटना में करीब 2 लोगों की मौत हुई है। तो तमाम जो खबरें आ रही हैं हर जगह से आ रही है, उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से आ रही है, जहां पर कोहरे की मार की वजह से इस तरीके के हादसे की तस्वीरें लगातार आ रही है। इसलिए कोहरे में अगर आप चल रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरीके से ना सिर्फ गाड़ियां एक के पीछे जो टकराहट होती है, एक के बाद एक जो गाड़ियां आपस में टकराती हैं, उससे बड़ा हादसा हो जाता है। जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मथुरा में किस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियों की जो टकराहट हुई है, उससे कितनी विभत्स स्थिति पैदा हो गई, जिससे गाड़ियों में आग लग गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर है रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है इंद्रवीर रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, मैं आपको बता दूं, रायबरेली की अगर बात करें तो जैसा आपने कहा कि कोहरे का प्रकोप जो है अब कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है और दिसंबर आज 16 तारीख हो गई है। तो एक तो ये है कि हर तरफ अब कोहरा और धुंध की वजह से एक्सीडेंट के मामले ज्यादा हो रहे हैं और इस पे गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अपनी गाइडलाइन जारी करी है। जो फॉग लाइट है वो आप जला के चलें और स्पीड आप धीरे चलें। हो सके तो रात में बहुत ज्यादा ट्रेवल आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से ना करें, ये खबर है। और दूसरी खबर अगर बात करें तो थाना डी क्षेत्र के अंतर्गत एक 3 दिन पहले एक बाप जो है अपनी बेटी को ससुराल से लेकर के थाना डी से नसीराबाद का रहने वाला मृतक मुर्तजा जो है जा रहा था। और पुरानी रंजिश की वजह से उसके अपने कुछ पड़ोसियों ने या यूं कहें गांव वालों ने या यूं कहें फिर घर वालों ने, अभी क्योंकि इसमें क्लियरली नहीं है, लेकिन यूं कहें कि पुरानी रंजिश की वजह से इस पे जो है गोली कांड हुआ था। और इस गोली में आनंद फानंद गोली चली और उसमें जो है मौके पर युवक की ये युवक कह सकते हैं या अधेड़ उम्र का व्यक्ति कह सकते हैं, जिसमें मुर्तजा नाम का मृतक है, और इसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। बेटी के ऊपर भी फायर होता है, लेकिन बेटी सुरक्षित रहती है। उसमें 3 दिन के अंदर थाना डी और एसओजी सर्विलांस और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, एसपी के नेतृत्व में लगातार ये अभियान चला और 3 दिन के अंदर इसमें जो है गिरफ्तारी की गई। 2 व्यक्तियों की अभी गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह आईबीसी 24 की जब एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा से बात हुई तो उन्होंने बताया अभी कुछ लोग और संदिग्ध में हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। इसमें और भी छापेमारी या और भी तरीके की अपनी गतिविधियां अभी पुलिस की तरफ से की जा रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस मामले में कितने लोग थे, कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है और कितने अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर डी पुलिस ने कल न्यायिक परीक्षा में भेजा है। अब ये हमारे पास एक तस्वीर भी है, चाहे वो तस्वीर भी पहले आप देखें जो गिरफ्तारी हुई है। जी अखंड। जी अखंड, ये तस्वीर है और ये दोनों युवक की गिरफ्तारी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से ये दर्दनाक
हादसा हुआ था और सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। और मृतक मुर्तजा उर्दू का टीचर भी था, ये गवर्नमेंट टीचर भी थे उर्दू के। तो ये अपनी बेटी को ससुराल से थाना नसीराबाद, क्योंकि इनका घर था, वहां लेकर जा रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे इन युवकों ने गोली चला करके इसकी मौत को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया और इस व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। बेटी को छोड़कर ये लोग आनन फानन भागे और उसमें पुलिस त्वरित जो है तत्काल एक्शन मोड में आई और ये 3 दिन बाद ये रिजल्ट है कि इन्होंने गिरफ्तारी करी है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, आखिरकार क्या निकल करके सामने आ रहा है, किस वजह से, क्या कोई रंजिश थी जिसके चलते इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया इन अपराधियों ने? क्या निकल करके आया पूरी पुलिस ने क्या ब्रीफ किया इस पूरे मामले में? देखिए अखंड, जिस तरीके से मैंने बताया कि पुरानी रंजिश थी, इनकी अपनी पुरानी रंजिश को लेकर के अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों का कहना था कि जो मृतक मुर्तजा है, इनके परिवार के किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो लोगों ने ये अंजाम घटना को दिया है, इनके ही किसी परिवार में किसी और को पहले भी इसी तरीके कत्ल किया गया था। अब ये खैर अभी इसमें पुष्टि नहीं है, लेकिन ये सूत्रों की हवाले से खबर है। लेकिन ये है कि पुरानी रंजिश की वजह से ये घात लगाकर बैठे हुए थे और काफी टाइम से रेकी चल रही थी मृतक मुर्तजा की। और रेकी के दरमियान जब इनको सन्नाटे में एक जंगल एरिया था और नहर का किनारा था, इनको पाया और पाकर के इनको गाड़ी रुकवाई और रुकवा करके मौके पर ही इनको गोली मार दी गई, जिससे इनकी दर्दनाक मौत हो गई और बेटी को वहीं छोड़कर ये फरार हो गए। और ये फ्राइडे की बात है और आज ट्यूसडे है, मतलब 3 दिन के अंदर डी पुलिस ने और रायबली पुलिस ने इसमें खुलासा किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिक्षा में भेजा है और अभी एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि अभी इसमें कुछ और लोग भी संदिग्ध हैं जो फरार चल रहे हैं। जी बिल्कुल इंद्रवीर, एक और खबर आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के एक मामला चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में। जो वादी हैं उन्होंने इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर की है और उस पूरे मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर की बात की है। सबसे बड़ी बात उन्होंने इस याचिका के जरिए जो आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चलते, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को खतरा भी है, सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे मामले को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने की बात कही है। क्या इस पूरे मामले की जानकारी क्या है, जरा बताइए। देखिए अखंड, जैसा आपने कहा कि ये बेंगलुरु के रहने वाले व्यक्ति हैं, इनका पूरा नाम एस विघ्नेश शशिर है और इन्होंने कई बार रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट में आए भी हैं और इनकी 2 बार सुनवाई भी हुई। लेकिन किसी कारण से माननीय न्यायालय ने ये सुनवाई 2 तारीख से लगातार टाली है और अभी 12 दिसंबर, आज अगर बात करें 16 दिसंबर, 4 दिन पहले भी इसकी सुनवाई थी, उसमें भी पूरी सुनवाई माननीय न्यायालय की तरफ से नहीं हो पाई। तो आगे की डेट बढ़ाई गई है और आगे की डेट मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में ही होगी, क्लियर नहीं है और वो बढ़ाई गई। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ट्रांसफर की मांग करी है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो अभी तक ऐसा कोई सूत्रों के हवाले से ऐसा कुछ अभी नहीं है कि, और यहाँ पे जब सुनवाई होती है तो वहाँ पे मीडिया के साथ साथ पुलिसकर्मी छावनी बना देते हैं एमपी एमएलए कोर्ट को और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है इस व्यक्ति की जिन्होंने एस विघ्नेश शशिर, इनकी पूरी जो ये आते हैं बेंगलुरु से और सुनवाई होती है और इन्होंने एक चीज बड़ा दावा किया कि 20 सालों से जो व्यक्ति संसद में बैठा है, जिसके पास ब्रिटिश की नागरिकता है, पासपोर्ट है उनके पास ऐसे तमाम सारे सबूत हैं जिनको लेकर के इन्होंने ये पिटीशन। बहुत गंभीर आरोप है और इसकी सुनवाई कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन किसी न किसी कारणवश से कुछ सुनवाई टल जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो याचिका करता है, जो वादी है, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जो हैं वो आकर के जब सुनवाई हो रही होती है उस दरमियान कुछ ऐसी हल्ला या कुछ तरीके करते हैं जिससे कहीं ना कहीं सुनवाई बाधित होती है और उसकी जान को खतरा भी है। कई बार उसने ऐसी चीजें कही भी हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि वादी की याचिका पर ये पूरा का पूरा मामला रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करें। देखिए अखंड, जैसा आपने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं, अगर उनके नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अगर कोई सुनवाई हो रही है तो मेरा मानना है कि उनके अपने कार्यकर्ता तो जाएंगे और पुलिस प्रोटेक्शन के बीच ये सुनवाई हो रही है। मैं आपको श्योर कर दूं अखंड और अपने दर्शकों को कि ऐसा कोई भी अब ये उनको कैसे लगा कि उनकी जान को खतरा है, खैर वो पिटीशन दाखिल करने वाले वादी हैं, हम उस पर नहीं जाते। लेकिन ये पुलिस के बीच और क्षेत्राधिकारी तक वहां पे एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा तक मौजूद रहते हैं जब ये सुनवाई होती है। तो
खैर ये उनका अपना एंगल है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो एस विघ्नेश को हमारे पास विजुअल है, हम उसके आधार पर कह रहे हैं कि बाकायदे एक अच्छा यहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, और उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि ये, लेकिन अपना उनका एक लॉ है, उनका अपना एक कानून है जिसको लेकर के उनको अगर ऐसा डर है तो उन्होंने पिटीशन फाइल करी है। लेकिन अभी ऐसा कुछ खबर ऐसी कुछ नहीं है कि ये ट्रांसफर होगा केस या नहीं, अगर होगा तो हम यहाँ से उसको अपडेट भी करेंगे। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, ये जानकारी है और कहीं ना कहीं ये जानकारी इसलिए भी मजबूत जानकारी है क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष है, बड़े नेता और एक राष्ट्रीय पार्टी के कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में, उनको फिलहाल अध्यक्ष कोई और ही है लेकिन बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कमान उनकी बहुत ज्यादा है, कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय है, जनता में लोकप्रिय है, तो कहीं ना कहीं डर है, जान का खतरा है और बाहर से आए हैं जैसा कि आपने बताया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। अब देखने वाली बात होगी कि माननीय न्यायालय इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है, किस तरीके के निर्देश देता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर, तमाम जानकारी दी आपका। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से बने हुए। आकाश, कौन सी बड़ी खबर है पीलीभीत से आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे खनन अधिकारी के ऊपर जो अवैध खनन कर रहे खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। पूरा मामला पीलीभीत के थाना संघली क्षेत्र के गांव भिलैया खेड़ा का है, जहां पर खनन अधिकारी को सूचना मिली थी यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है, और जो अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे थे तो खनन अधिकारी के साथ में खनन करने वाले लोगों ने हाथापाई भी की है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और उनके सरकारी दस्तावेज भी फाड़े हैं। बात की जाए पीलीभीत में अवैध खनन को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जब इसकी सूचना अगर खनन अधिकारी को या और अधिकारी को पता चलती है तो उसको वहां पर उसके साथ में अभद्रता की जाती है। तो आकाश, अगर इस तरीके की अभद्रता की जा रही है और खनन अधिकारी के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला किया जा रहा है, तो क्या मूक दर्शक बने हुए सारे के सारे अधिकारी या प्रशासनिक अमला वहां का मूक दर्शक बना हुआ है? क्या इस पूरे मामले में किसी गिरफ्तारी हुई या खनन माफियाओं के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? जी, खनन अधिकारी ने थाना सुनगढ़ी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस जांच कर रही है, जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है, अधिकारी जब सुरक्षित नहीं है खनन माफियाओं से, तो जो लोग आम जनता या कोई पत्रकार इस तरीके की खबर ले जाकर के बताता होगा तो उसका क्या हाल करते होंगे। तमाम ऐसी चीजें देखने को भी मिली है और इटावा से रामकुमार राजपूत भी बता रहे थे पिछले कुछ दिनों में कि किस तरीके से अवैध खनन लगातार हो रहा है। कई जगहों से इस तरीके की तस्वीरें आती है, लेकिन सबसे हास्यास्पद है कि अगर एक खनन अधिकारी के साथ इस तरीके का बर्ताव होता है, उसके साथ इस तरीके की मारपीट की खबर सामने आती है और वो कहीं ना कहीं तहरीर देता है उन खनन माफियाओं के खिलाफ, तो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार जब खनन अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो अगर आम लोग जो विसल ब्लोअर होते हैं, जो इन लोगों के खिलाफ खबरें लेकर के आते हैं, कोई बात बताते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, ये समझने और सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए। अगर प्रशासनिक अमले से बात हो सके, जिलाधिकारी से बात हो इस पूरे मामले पे, तो जरूर कीजिएगा और क्या एक्शन लिया उन अपराधियों के खिलाफ ये भी जरूर अपडेट कीजिएगा। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है? अगर जी आज हम बताना चाहेंगे, हम हरदोई जनपद के यहाँ पर बड़े समस्या के बीच में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगलवार को सदर बाजार की बंदी रहती है और रविवार को दिन जो रेलवे की बंदी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो दुकानें तो लोग यहाँ पर बंद करते हैं, उसके बावजूद यहाँ जो बाहर के लोग हैं, जैसे मेरठ है, नेपाल है या बरेली है या कई दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। यहाँ पर जो दुकानें यहाँ पर अपनी बंद रखते हैं, उनको आक्रोश है यहाँ पर, ये हम लोग की दुकानें बंद रखते हैं, लेकिन जब बाहरी यहाँ पर आके दुकानें लगाते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रोज यहाँ पर व्याप्त हो गया है और यहाँ हमारे काफी पब्लिक भी खड़ी हुई है और उनका कहना है कि यहाँ पर हमारी जो दुकानें बंद है, मंगलवार को उसकी बंदी रहती है और जो यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं, कई घटनाएं बढ़ जाती हैं यहाँ पर है, या चोरियां भी होती है, हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी जो भी है कभी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है, ना यहाँ प्रशासन ध्यान दे रहा है। यहाँ पर अगर डीएम साहब अगर हमारा यहाँ पर चैनल देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई करवाई जाए, यहाँ पर जो बाहरी लोग आते हैं उनको यहाँ पर हटाया जाए, क्योंकि मंगलवार को बंदी रहती है। अगर इस मामले में किसी की बीमारी हो जाए या एम्बुलेंस निकलना पड़ जाए तो यहाँ से निकलने में भी दिक्कत होती है और एक की चूंकि बंदी होती है। यहाँ पर हमारे कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करना चाहें। हाँ सर, आओ क्या है पूरा मामला यहाँ पर, क्या कहते हैं प्रॉब्लम ये होता है कि जितने लोग बाहरी रहते हैं सब बाहरी होते हैं और नुकसान लोगों का होता है। अगर जिससे कहा जाए कि भैया हटा लो, पैसा नहीं हम तो लगाएंगे ही, इसमें प्रशासन का दोष नहीं है। प्रशासन बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रशासन की बात नहीं कहते, देखिए जो न्याय वाली बातों की तो कही जाए। नहीं सुनिए, प्रशासन मना करती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो दुकानें लगी कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर है, बरेली है और
बाहर ही बहुत लंबे लंबे दूर तक आते हैं यहाँ पर। जी हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो है दुकानदारों को जो है कम से कम मिले, आराम मिले, और कम से कम जो है ये जो है इसका जो है बंद किया जाए। और भी एक दो हम और से बात करेंगे। हाँ, आपकी दुकान है तो यहाँ पर खैर कोई कांग्रेस वाले आना नहीं चाहता। हम बताना चाहेंगे यहाँ पर यदि पुलिस प्रशासन यहाँ पर रोकती तो यदि पुलिस प्रशासन यहाँ पर रोकता तो बिल्कुल यहाँ पर अटकमर नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर अटकमर की बहुत समस्या है कि लोग दुकानें जो है रोड पर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि यहाँ जो बाहर से आते हैं, यहाँ जो बाहर से आते हैं दुकानदार, आप देख पटरी पर सभी देखिए भीड़ में, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सीधे देखिए, ये देखिए पीछे भीड़ लगी है। हम आपको पूरी लाइव तस्वीर पूरी रोड पे दिखला रहे हैं। देखिए ये देखिए पूरी रोड ये यहाँ पर देखिए नगर पालिका कार्रवाई भी कर रही है। देखिए ये देखिए ये हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पर दिखला रहे हैं। ये जो दुकानें बाहर की लग रही हैं, ये गाड़ी आई है। देखिए एक वीडियो में लाइव चल रहा है। तो हम यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिख रहे हैं। यहाँ पर जो बाहर दुकानदार लगाते हैं। सर क्या सर एक मिनट सर, आप किस सकते हैं? एक मिनट मैं मारता हूँ सर। यहाँ पर किस लिए आप लोग आए हैं? यहाँ पे बहुत अतिक्रमण ये लोग कर रहे हैं और अब अनायास बाहर के लोग आके बाजारे लगा रहे हैं, जिससे रोड जो अवरोध होता है और इससे काफी दिक्कत। सर हमारा चैनल लाइव चल रहा है टेलीविजन पर इस समय। चैनल लाइव चल रहा है, टाटा स्काई यही का सभी चल रहा है और इसमें आप भी लाइव चाहिए इस समय, पूरा देश देख रहा है। सर हम चाहते हैं यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं। सर एक सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए। यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं कि हम मंगल को बंद रहते, हम लोग नहीं लगाते दुकानें, फिर बाहर से आते हैं यहाँ पर घटना भी होती है। किया जा रहा है आरआई साहब आए। सर आ रहा है कि सबको बुलाइए, कहाँ है सर? हम आपको आरआई सर से डायरेक्ट बात करवाते आ रहा है सर। कहाँ आ रहा है सर? कहाँ सर? एक सेकंड आप लोग जितने लोग अभी हो रहा है, जो लोग अपना आधार कार्ड ले लें, अपना आधार कार्ड। सर एक सेकंड, चैनल लाइव चल रहा हमारा है असल दोस्त। एक सेकंड सर एक सेकंड हमारी बात लाइव चैनल चल रहा, पूरा देश देख रहा है इसमें। सर यहाँ पर जो दुकान मंगलवार को बंदी रहती है, रविवार को रेलवे बंद होती है। सर मेरी एक मिनट मेरी बात है। तो यहाँ पर जो दुकानदार तो दुकानें बंद की होती है, लेकिन यहाँ बाहर से जो लोग आते हैं वो लगाते हैं, उनको इसी के लिए आधार कार्ड दिया जा रहा है, जो कि बाहरी लोग रहती है वो नहीं लगा। लेकिन सर यहाँ पर बंदी रहती है। यहाँ पर अगर एम्बुलेंस निकल जाए, यहाँ निकलने की जगह नहीं बचती है। एक बताया जा रहा है, बोलिया जा रहा है कि तत्काल रूप से जो भी कर रहे हैं तो अनऑथराइज्ड है। मैं मंगलवार को बंदी रहे। जी सर बताइए। मंगलवार को बंदी रहनी चाहिए। सामने मंगलवार को पूर्ण तरीके से जो बंदी रहती है, मंगलवार को बंदी रहती है यहाँ पर सदर बाजार की। किसी भी तरीके का फुटपाथ दुकानदार को बंद हो तो पूर्ण बंद हो, तो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। कार्रवाई सबके एक तरफ से होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नगर पालिका की गाड़ी आई है, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। यहाँ जो दुकानदारों का ना मंगलवार को बंदी रहती है और रविवार को रेलवे की बंदी रहती है, लेकिन मंगलवार को यहाँ पर दुकानें खुलती हैं। यहाँ पर रोड में बाहर से लोग आते हैं, दुकान आते हैं। यहाँ पे कहीं कोई वारदात जो है लगता है बात करें, यहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगा वो भी यहाँ पर कुछ बंद पड़े हैं। अगर यहाँ पर वारदात होती उसको भी यहाँ पर बंद होने के कारण यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। तो प्रशासन से IBC 24 कहना चाहेगा कि पहले जो सीसीटीवी कैमरे को सही कराया जाए और जो भी बाहर से आते हैं उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी अखंड बिल्कुल सबसे बड़ी दिक्कत है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उन कैमरे का कोई मतलब नहीं है कि अगर वो चल नहीं रहे हैं और इसी तरह लटके हुए हैं किसी पोल पर या कई जगह पर, उसका कोई मायने मतलब नहीं है। प्रशासनिक अमले को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जिम्मेदारी करना चाहिए, तभी इस तरीके की स्थितियां सुधरेंगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो भी होगा, जो अधिकारियों का जिम्मेदार होगा उससे जरूर बात कीजिएगा और आखिरकार इसके दुरुस्त होकर के क्या कर सकते हैं इस पर भी जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर के समान जानकारी दी आपका। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच के साथ खबर है बहराइच के साथ। जी खंड जी आपको बता दें, बहराइच
जी अखंड जी, आपको बता दें, बहराइच में कल रात को रामगांव इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें बलिया का हिस्से से अर्जुन सिंह को गोली मारी गई पैर पर। वो घायल हो गया, इसको गिरफ्तार किया। उसका अलग अलग जिलों में 16 अधिक से केस उसके दर्ज हैं। जो कल रामगांव थाने चिल्हरिया पुल के पास घटना हुई, इसी तरीके से एक घटना कल भी हुई थी, जो ननपारा का घटना था। वहां भी छात्र को मुठभेड़ में पैर पे गोली लगी थी। दिन पे दिन अब इनकाउंटर बढ़ता चला जा रहा है। इससे बदमाशों में लगातार दहशत का माहौल पैदा हो गया। जी अब बिल्कुल सरफराज, लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर्स हो रहे हैं अपराधियों के खिलाफ, और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कहीं ना कहीं अपराध पर लगाम लगाने के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस दबिश भी दे रही है। किस मामले में ये अपराधी वांछित था जिसका एनकाउंटर किया गया है? हिस्ट्री शीटर है मेन वो, और कई भी धाराएं उसके ऊपर लगी हुई है। अपराधी तो बस्ती का ही बताया जा रहा है ये, बलिया। बिल्कुल सर, बताइए। जी, बलिया का हिस्ट्री शीटर है ये। और ये जो बलिया से भाग कर ये नेपाल के रास्ते नेपाल को ही जा रहा था। उसी में मुखबिर की सूचना पर नानपारा पुलिस और दोनों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें इसको हिस्ट्री शीटर को गोली लगी। उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बिल्कुल सरफराज, क्योंकि देखिए लगातार एक के बाद एक अपराधियों के एनकाउंटर्स लगातार हो रहे हैं, और हाफ एनकाउंटर की बात कही जा रही है कि लगातार हाफ एनकाउंटर से अपराधियों के जो हौसले उसे पस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार इतने एनकाउंटर्स हो रहे हैं और एक के बाद एक अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध पर कुछ जगहों पर अभी भी लगता है कि जैसे अपराधियों के मन में डर और भय और खौफ जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अपराध को अंजाम देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके की पुलिसिया कार्रवाई है, लगातार पुलिस इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हाफ एनकाउंटर्स में ये अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, तो अपने आप में थोड़ा बहुत खौफ या कहें यू खौफ बना हुआ है उन बदमाशों में, और लगता है शायद उनका भी एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि कई ऐसे एनकाउंटर्स भी हुए हैं जिसमें अपराधियों को गोली लगी है और वो लोग उनकी मौत हो गई है। तमाम अपराधियों के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है, और वांछित अपराधियों के खिलाफ 50,000 से लेकर के लाख रुपए तक के जो भी इनामी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? बिल्कुल अखंड, बस्ती से अगर खबर की बात की जाए, दो बड़ी खबर है फिलहाल। जिस तरीके से एक देखा गया कि अभी मथुरा में जो एक दर्दनाक हादसा हुआ, से वैसा ही एक हादसा बस्ती में हुआ। फिलहाल आपको बता दें कि उस हादसे में जो है 4 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग जो है घायल है। फिलहाल सीएम योगी ने इसमें दुख जताया। उन्होंने यथाउचित जो मदद है वो प्रशासन से कहा है कि वहां तक पहुंचाए जाए, उन लोगों को जो भी उनके इलाज में कोई कमी ना हो। मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिया। फिलहाल आपको बता दें कि अखंड इसमें जो है 11 लोग अभी जो है जख्मी है, जो जिला अस्पताल में एडमिट है, लेकिन 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल सुबह सुबह मंगलवार के सुबह सुबह ये घटना घटी थी। मौके पे बस्ती के जो है डीआईजी और एसपी डीएम सभी अधिकारी वहां पे पहुंचे। बस को काट के उसके अंदर से लोगों को निकाला गया। कुछ लोगों के इस तरह से डेड बॉडीज मिली कि अखंड पूरी बॉडी ही कट चुकी थी। फिलहाल इस तरह से घटना जो है सुबह सुबह यह देखने को मिली। मथुरा में भी सेम ऐसी ही घटना मिली, जहाँ पे लगभग 50 से अधिक लोग घायल बताया जा रहा है। तो ये कहने के अखंड जिस तरीके से ठंड का जो कहर अगर बात की जाए, तो ठंड को देखते हुए अगर बात की जाए तो ठंड पे कहने का अक्सर गाड़ियों में ज्यादा चलती है, लेकिन कहने के ड्राइवर की स्पीड की बात की जाए या कुहेसे के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं ये जो यात्री थे ये अजमेर जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में इस तरह का दर्दनाक हादसा हो गया। खंड जितेंद्र, क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बस ड्राइवर ने टोल बचाने के लिए गलत लेन में गाड़ी घुसा दी, जिसकी वजह से हादसा हुआ? इस पे थोड़ा बताइए, इसमें क्या सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, कहीं कोहरा वजह होता है और कहीं पर इस तरीके की जो लापरवाही है, अगर बस ड्राइवर की इस तरीके की लापरवाही है कि टोल बचाने के चक्कर में लेन को गलत दिशा में लेकर गलत लेन में चला गया, जिसकी वजह से हादसा बताया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसी जो खबरें निकल करके सामने आ रही है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अक्सर जो है ना, क्योंकि बस्ती ही, मुझे नहीं लगता कि शायद और भी जिले में हो, लेकिन बस्ती एक ऐसा जिला है जिस जिले में 3 टोल आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वाकई में ट्रक वालों की बात कीजिए तो लोग टोल बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जो ये टोल है ये गोरखपुर वाला, बस्ती है गोरखपुर के, सॉरी संतकबीर नगर के बॉर्डर का ये टोल है। तो इस टोल को बचाने के लिए अक्सर इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि रास्ता यहाँ से 2 तरीके से कटा हुआ है। आप बड़ेबन होके जाएंगे तो आप मनोरी होते हुए बाहर निकल जाएंगे, और एक रास्ता जो है वो टोल की तरफ जाता है। तो स्वाभाविक बात है, ये दूसरा जो रास्ता है, अक्सर जो ट्रक ड्राइवर है या बस वाले हैं, तमाम ऐसे जो ड्राइवर्स है वो दूसरा रास्ता लेते हैं कि जहाँ से उनको टोल की बचत हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक ये भी कह सकते हैं कि शायद टोल बचाने के चक्कर में इस तरीके से हुआ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते इस बात के लिए, क्योंकि रास्ता दोनों ही गोरखपुर की तरफ जाने वाला है अखंड, या फिर लखनऊ की तरफ जाने वाले दोनों रास्ते हैं ये।
कोई भी वजह हो, लेकिन ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है उन तमाम यात्रियों पर जो लोग इस तरीके के साधन का इस्तेमाल करते हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। मथुरा में जो जानकारी आ रही है कि अब 17 लोगों की मौत की खबर आज सामने आ रही है। एक विभत्स हादसा है। देखिए, मुआवजा मिल जाएगा, घायलों के उपचार के लिए कुछ पैसा मिल जाएगा, 2-2 लाख का मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन क्या लोगों की जिंदगियां वापस आ पाएंगी? जो आरटीओ विभाग है, जो जिम्मेदार है इस तरीके की जो स्लीपर बसेस जो मौत दौड़ रही है सड़कों पर, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि ऐसे हादसे लगातार देखने को मिल रहे हैं और स्लीपर बस के जो हादसे हैं वो लगातार एक के बाद एक उनमें भरमार सी देखी जा सकती है कि किस तरीके से इन हादसों में बहुत लोगों की जान चली जा रही है। ये बड़ा हादसा मथुरा में हुआ और अब जैसा बस्ती में आप बता रहे हैं कि ये दरगाह अजमेर शरीफ के लिए निकल रहे थे, संत कबीर नगर से ये पूरा का पूरा जत्था निकला था, जो जानकारी है। और कहीं ना कहीं इसमें इतने लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 4 से 5 लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। क्या लापरवाही है केवल इन ड्राइवरों की, या फिर बोला जाए कि आरटीओ विभाग की भी एक लापरवाही है जो इस तरीके से कहीं ना कहीं बेपरवाह जो गाड़ियां दौड़ रही हैं बिना चेकिंग के, उनके जो भी उनकी फिटनेस है वो सही है या नहीं है, बिना जांचे हुए गाड़ियां दौड़ रही हैं, अपने आप में सवाल खड़े करता है। आखिरकार जितेंद्र, कब तक हम यूं ही लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे? जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते, बखूबी क्यों नहीं समझते? क्योंकि कोहरे के कहर की वजह से ये जाने जरूर जा रही हैं, गाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन इस तरीके से हादसों की जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं आरटीओ की हीला हवाली साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या रात में नजर आता है आरटीओ? क्या अपनी जिम्मेदारी निभाता है आरटीओ? क्या जो उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई करता है आरटीओ? तमाम ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन इन सब से कहीं ना कहीं बेफिक्र होकर के ठंड में किसी रजाई में, किसी कंबल में ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं लग रहा अधिकारी। उनको जिम्मेदारी समझ में नहीं आ रही कि इतने लोगों की मौत हो जा रही है, ऐसे हादसे हो जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी क्या प्लानिंग की जा सकती है, क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसको लेकर के कोई काम नहीं चल रहा है। केवल और केवल हाईवेज पर कैमरे के भरोसे लोगों की जिंदगियां छोड़ दी गई हैं कि वो कैमरा जो है ना, वो कैमरा चालू रहेगा तो उससे लोगों की जिंदगियां, चालान कटेगा तो लोग चालान के चक्कर में गाड़ी की स्पीड स्लो कर देंगे। लेकिन सबने देखा है कि एक्सप्रेस वे से जो कैमरे होते हैं, जब उनको पता होता है कैमरा आने वाला है तो अपनी रफ्तार को धीमा कर लेते हैं, जैसे कैमरा गुजर जाता है फिर तेज कर लेते हैं। तो आखिरकार किस तरीके से आरटीओ को अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए क्या? बिल्कुल अखंड है। देखिए, अगर ये बसों की बात है, क्योंकि बस्ती का जो टोल है वो बड़े बन के पास में, कहीं ना कहीं साफ देखा जाता है कि अभी शाम होते ही जैसे ही आपके पास शाम को 4 या 5 बजते हैं, रात के 9 बजे तक इतनी बसें वहां पे खड़ी हो जाती है। खंड की चाहे दिल्ली हो, तो वहां पे एक भी पुलिस का कर्मी या आरटीओ विभाग का अधिकारी कोई वहां नहीं रहेगा, क्योंकि लगातार इतनी खबरें भी लोग प्रकाशित करते रहे, लगातार बताते रहे, क्योंकि बस्ती में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि बस्ती में 3 टोल है, तो टोल बचाने के चक्कर में लगातार ऐसी चीजें होती रहती है। बस्ती का हाईवे से अगर देखा जाए, हाईवे पे आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। सवारियों के बीच में मारा-पीटी के मामले आ जाते हैं, बस के ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में बात आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आरटीओ विभाग के अधिकारी है, सभी कह सकते हैं कि उनको या तो विटामिन एम उनको मिल रहा है, तो उसके जरिए उसकी वजह से वो वहां पे नहीं जा रहे हैं। आपको बताया किस वजह से वो लोग अधिकारी किसी से कार्रवाई नहीं करते। अखंड स्वयं देखा हुआ है कि अंदर या इधर बाइक डाली जाती है, क्योंकि बाइक में ऑलरेडी पेट्रोल है, उसको भर के लोग ले जाते हैं। क्या क्या हो सकता है वो अवैध गाड़ी हो सकता है कुछ उससे कोई, देखिए कोई तरह से कोई पड़ताल नहीं, बस अंधाधुंध आप सवारियों को और जो बस लोग करते हैं नहीं करना है, हमें विटामिन मिल रहा है, उसको मतलब है बस। और वही कारण है जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को दिखता है, यात्रियों को पता होता है कि किस बस अड्डे से या किस जगह से गाड़ियां मिलेंगी प्राइवेट बसेस, लेकिन आरटीओ वालों को नहीं भनक लगती है। उनको तो कुछ जानकारी नहीं है कि किस जगह से ये अवैध जो गाड़ियां हैं लगातार चल रही हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कमियां हैं जिसको सुधार करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कहना कि परिवहन सेवा है जो सरकार की, उस वो हादसे का शिकार कमी होती है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट जो गाड़ियां हैं लगातार एक के बाद एक इस तरीके से हादसे का शिकार हो रही है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको कंधों पर जिम्मेदारी है, वो क्या अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, या फिर उन्हें छोड़ दिया भगवान भरोसे और केवल अपनी आराम से अपनी मस्ती मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जिस तरीके से खबरें, आप कुछ कहना चाह रहे जितेंद्र?
वो दूसरी भी खबर है, अगर समय हो तो वो भी खबर में बता दे। दूसरी खबर बताइए बताइए। अच्छा, जिस तरीके से कल मैंने बताया था कि जो बिरयानी और चांद तारे वाले नाम पे जिस तरह से हंगामा हुआ था, खबरों को मुजफ्फरनगर को आज एक नया मोड़ अपन पैड़ा वाले बाबा के वहां पे आ गए। सुबह सुबह 4 बजे पैड़ा वाले बाबा चला जो उनके घर के पास ही, क्योंकि आज सुबह सुबह जैसे इसकी जानकारी लगी तत्काल अगर सुबह 6 बजे के आसपास जो पैड़ा वाले बाबा है और हिंदू संगठन के लोग हैं वो एसपी कार्यालय वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद एसपी कार्यालय के गेट पे वो बैठ जाते हैं, आवागमन बाधित करके धरने पे बैठ गए। वहां पे वहां बैठने का उन्होंने लगातार मांग की, क्योंकि जो एसएचओ महोदय है उन पर साफ आरोप लगाया है कि उनके पास में 4 दिन पहले मतलब 10 तारीख से पहले उनके पास जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा एसओ साहब ने वहां से उनके पास से हटा दी। कहीं ना कहीं 4-5 लोग उनकी सुरक्षा में लगे थे जिन्हें हटा दिया गया। और उसके बाद ये आज सुबह इस तरह की घटना हुई कि उनकी गाड़ी को जला दिया गया। घर के पास जो उनके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट, उस लाइट को तोड़ दिया गया, उसको मतलब उसको लाइट को तार काट दिया गया कि लाइट का उजाला ना हो सके तो लोग देख ना पाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि उनको मारने के लिए साजिश की गई, क्योंकि हिंदू संगठन के जो लोग हैं वहां पे भी 2 दिन पहले उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम वहां पे किया था। राजू दास वो भी आए थे, और अगर बिहार से बात की जाए तो वहां से एक सिंगर भी आया। तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन के लोग हिंदुत्व को एकत्रित करने के लिए उन लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम किया था, एक सभा वहां पे बनाई थी। उसके बाद आज सुबह इस तरह की घटना हो गई, तो कहीं ना कहीं वाकई में निंदा या आंकड़ बाढ़ के लिए। तो फिलहाल डीएम का सॉरी एसपी कार्यालय को धरने पे बैठने के बाद जो सीओ है, जो उच्च अधिकारी है, वो फिलहाल उनके आवास से वहां गए, जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या इसमें तथ्य सामने आते हैं। अखंड बिल्कुल, जिस तरीके की जितेंद्र आप खबर बता रहे हैं अपने आप में सोचनीय है, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी अपनी कार्रवाई के लिए या अधिकारी ना कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं, साफ तौर पर चीजें देखी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक मुकाबला, अहम मुकाबला खेला जा रहा है। 5 मैचों की सीरीज है, इसमें चौथा मुकाबला कल लखनऊ में होगा और इसके लिए तमाम इंतजाम लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कर लिए गए हैं और इसके लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ पहुंच चुकी है इंडिया की टीम और एक हयात होटल में रुकी है गोमती नगर के। उसने कल देर रात धुरंधर मूवी का भी लुत्फ उठाया। जो तमाम को गंभीर थे, सूर्य कुमार यादव थे, ये लोग भी गए थे और रास्तियों में जाकर के इन्होंने धुरंधर जो मूवी है उसको देखा। तो कल एक अहम दिन है और चौथा कल ये मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच। और इस अहम मुकाबले में जो अभी जो चल रहा है सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है टीम इंडिया। और देखने वाली बात होगी कल जब ये मुकाबला होगा उस वक्त जब यहाँ पर इंडिया, जो टीम इंडिया है, वो साउथ अफ्रीका को पटकनी देने में कामयाब होती है या नहीं होती है। एक और आपको महत्वपूर्ण खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज 3:30 बजे एनेक्सी भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है और इस बैठक में सभी मंत्रियों को, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को बैठक में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वो लोग यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित रहें। प्रमुख सचिव हो, अपर मुख्य सचिव हो, सचिव लेवल के जितने भी अधिकारी हैं उनको इस बैठक में पहुंचने के लिए आदेशित और निर्देशित किया गया और 15 मिनट पहले अधिकारियों को पहुंचने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ी बैठक है एनेक्सी भवन में, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में क्या बहुत सारे अहम फैसलों पर और कई ऐसी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ मंत्रियों से बल्कि अधिकारियों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।